अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में वृहद अनुभव रखने वाले डॉक्टर रितेश कुमार श्रीवास्तव जी फाइनेंस कोर्सेस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एमडीपीज और एफडीपीज के एक्सपर्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रैटेजिक और चैलेंजिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने और इंटरपर्सनल और एनालिटिकल स्किल्स में दक्ष डॉक्टर रितेश कुमार श्रीवास्तव जी टाटा मैकग्रॉ-हिल और पियर्सन एजुकेशन आदि ख्याति प्राप्त पब्लिशर्स के एक्सपर्ट पैनल के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर रितेश कुमार श्रीवास्तव, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, द नेक्स्ट जनरेशन बुक, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, अ सिस्टमैटिक अप्रोच और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, अ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव जैसी प्रसिद्ध बुक्स के ऑथर भी हैं। जेआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा और बिजनेस इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा आदि प्रतिष्ठापित इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर फाइनेंस की भूमिका का निर्वहन कर चुके डॉक्टर रितेश कुमार श्रीवास्तव जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। Hello viewers, this is Dr. Ritesh Srivastav. Hope you are enjoying my videos. Today we are going to have certain discussion about finance. See, finance का नाम आते ही आपको अजीब सा लगता है कि यार finance जरूर रुपए पैसे का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंस इतनी टेढ़ा टॉपिक नहीं है। फाइनेंस बहुत आसान से लैंग्वेज है, फाइनेंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो पैसे का आना, पैसे का जाना, बजट करना, पैसे कैसे आते हैं, पैसे कैसे मैनेज किए जाएंगे, किस तरह से पैसे खर्च करने होंगे। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूँ जिसका टॉपिक क्या है, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस स्मार्टली। ठीक, फाइनेंस सबके पास होता है, पैसे सभी के पास होते हैं, लेकिन जो पैसे सही ढंग से स्पेंड करता है उसके पैसे बड़ी आसानी से हो जाते हैं, उसकी सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है और उसके पास पैसे बच भी जाते हैं, सेविंग्स भी हो जाती है। सो टुडे वी आर हैविंग सर्टेन डिस्कशन अबाउट हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस स्मार्टली फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, कि हाउ दे विल मैनेज देयर फंड्स इफेक्टिवली, जिससे उन्हें वो सारी चीज़ें मैनेज करने में आसानी से मिलेगी कि लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है तो मगर आप पैसे मैनेज नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर द डिफरेंट टिप्स अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। आपके लिए क्या डिफरेंट टिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए, जिससे आप अपने फाइनेंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में भी आप बहुत अच्छे से चल सकते हो, और आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो भी अगर आप फंड मैनेजमेंट नहीं जाओगे, अपने पैसे को स्मार्टली तरीके से नहीं खर्च करोगे तो दैट 1 लाख रुपीज़ विल बी वेस्ट। आपको वो सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखनी है। दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो। देखिए, हर आदमी के पास अपने अपने फंड्स हैं, अपनी अपनी ज़रूरत है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी कमाई है। कोई 100 रुपये कमाता है, कोई लाख रुपये कमा के भी खुश नहीं है। डिपेंड होता है कि आप अपने फंड्स को कैसे मैनेज करते हो। फाइनेंस ऐसा कोई नहीं है, फाइनेंस का मतलब सिंपल सा मैंने पहले बताया था, फाइनेंस का मतलब है कि आप पैसे कैसे मैनेज करते हो। पैसे को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, अरबपति भी होगे, लेकिन आपके पास फंड मैनेजमेंट नहीं होगा, आपको पैसा पता नहीं होगा कि कैसे खर्च करना है, तो आप मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपके पैसे की डेट हमेशा दिक्कत होगी, आप हमेशा लोगों से बोरो करोगे, हमेशा पैसे मांगोगे और जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। भाई, अगर आपकी साइकिल आप मैनेज कर सकते हो तो आपको साइकिल नहीं पैदल चलना चाहिए, और जिस दिन आप साइकिल मैनेज कर सकते हो आप साइकिल डेफिनेटली खरीदो। भाई, आप साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार और कार से हवाई जहाज, सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आप पैसे खर्च करना कैसे चाहते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन डिस्कशन अबाउट टिप्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा कंसर्न खाली ये है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी जो इच्छाएं हैं, विशेज़ है हमारी, उसको लिमिटेड रखें। अगर आपकी विशेज़ लिमिटेड होंगी तो आपको कभी भी फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आउटसाइडर से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं तो हमेशा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो लखपति हो तो भी आपको दिक्कत होगी। आपके पास 40 लाख रुपए हैं लेकिन फिर भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका डिमांड जो है वो फॉर्च्यूनर खरीदना है। आपको मारुति 800 या बाकी गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं है, आपको फॉर्च्यूनर खरीदनी है, और फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए आपके पास पैसे और भी ज़्यादा होने चाहिए। सो डिपेंड, मेरा कहना है कि जो सबसे पहला टिप्स है वो ये है कि आपकी वांट्स लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप अपनी वांट्स को लिमिटेड रखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने फंड्स को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। सो आज की डेट में जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, और अगर आप इसे अडॉप्ट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि क्या क्या कैसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हो, जिससे आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, जिससे आप अपनी डेटर्स कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, क्रेडिटर्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट
आपको फंड की दिक्कत कभी नहीं होने वाली। सो इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड टेक्नोलॉजीज है जो शायद आपके काम आए और जिससे आप अपने डेट को फाइनेंस कर सको। सो सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ विथ। सो पॉइंट है कि जब आप पैसे मार्केट में लगाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने पैसे को सही ढंग पे लगाओ। इंपॉर्टेंट, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उस 1 लाख रुपए में से अभी आपको केवल 10,000 की जरूरत है, 90,000 पैसे बैंक में पड़े होंगे। अगर 90,000 रुपीज आपके बैंक में पड़े होंगे तो आप उसे बैंक में क्यों रखना चाहते हो? आप उसे मार्केट में अलग अलग जगह लगा दो, डेट में लगा दो, इक्विटी में लगा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में लगा दो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और कुछ नहीं, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपके पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं है पैसे को इन्वेस्ट करने की, तो आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को सिंपल कुछ नहीं कर सकते, किसी बैंक में जाके उसे एफडी तो कर ही सकते हो, आरडी तो कर ही सकते हो, आप वो कर लो। और मैं कहता हूं अगर आपके पास इतना भी नहीं कर सकते तो आपको सिंपल सी बात, उस पैसे से इमीडिएटली गोल्ड परचेज कर लेना चाहिए। अगर आप गोल्ड परचेज कर लोगे तो 5 साल 8 साल में गोल्ड के रेट्स डेफिनेटली काफी ग्रो होंगे और उससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है। सो पॉइंट इज, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, सो इन्वेस्ट योर मनी इनटू एनी सेक्टर, यू कैन से, कहीं भी आप पैसे लगा सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में लगा दें, चाहे वो उधार देने का ही करने के लोगों को आप उधार दो और उससे इंटरेस्ट कमाओ, चाहे वो लोगों को गिरवी रख के कुछ इस तरह का उनका सामान तब उन्हें उधार दो, या वो पैसे मार्केट में सर्कुलेट होते रहना चाहिए। जैसे मैं गुजरातियों को हमेशा देखता हूँ कि वो ये कहते हैं कि भाई मैंने पैसे को काम पे लगाया है, मैंने पैसे को काम लगाया, पैसे ने मुझे नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने पैसे को लगाया हुआ है, मतलब पैसा उनके लिए काम कर रहा है, ना कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपने फंड को एक जगह सेटल करके नहीं रखना है कि एक जगह रख दिया वहीं वो इंटरेस्ट दे रहा है। भाई आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6%, 7%, 7.5%, सीनियर सिटीजनों से शायद थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन रिटर्न कहाँ मिल रहा है आपको? रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट या बाकी जगहों पे या सेविंग अकाउंट करने पे नहीं मिलेगा। आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और सही जगह पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। माइट बी यू कैन परचेज प्रॉपर्टी, माइट बी यू कैन परचेज सर्टेन लैंड। आप जमीन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, दुकान खरीद सकते हो, ठीक, लोगों को पैसे उधार दे सकते हो, शेयर्स में खरीद सकते हो, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक। किसी भी तरीके से आप अपने पैसे को काम पे लगा दो। अगर आप अपने पैसे को काम पे लगाओगे सो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट थिंग फॉर यू। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ लोन। देखिए सिंपल सी बात है, आज के ज़माने में जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपकी इच्छाएं लिमिटेड होंगी तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि हम अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग जगहों पे रहते हैं और कई बार हमें सर्वाइव करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे डेट लोन हो, चाहे गोल्ड लोन हो। और अगर आपने लोन ले लिया है तो उससे घबराना क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने है हमारे साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है। अगर आप मार्केट में लोन नहीं चुका पा रहे हो, अपने डेट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बैंकों से बोलो, क्योंकि बैंकों के पास अब वो राइट नहीं है कि वो आपसे ज़बरदस्ती आपके पर्टिकुलर चीज़ों को उठा के ले जाएं, आपसे घर लेके चले जाएं, आपकी गाड़ी लेके चले जाएं। वो इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करके पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि इस रीज़न से मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मुझे ग्रेस टाइम दीजिए। आप चाहे पेनल्टी चार्ज लगा दीजिए या डेट का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है, ओवर ड्यू चार्जेस ले लीजिए, लेकिन बैंक आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सो आपको डोंट बी अफ्रेड ऑफ लोन। आपको कभी भी किसी तरह के लोन, चाहे बैंक से किसी भी तरीके का आप लोन लेते हो, चाहे वो क्रेडिट फंड लेते हो या कहीं से भी मार्केट में अगर आप लोन लेते हो, तो आपको इमीडिएटली ये करना चाहिए कि कभी भी डरना नहीं है कि आपने लोन ले लिया तो सबसे छुपते फिरो। आपको भागने की जरूरत नहीं है। जब भी कस्टमर केयर का कॉल आए, बैंकों का कॉल आए, मनी लेंडर्स का कॉल आए, एजेंट का कॉल आए, तो आप उसके फ़ोन को पिक करो और फ़ोन को पिक करने के बाद उसे स्मार्टली तरीके से बताओ कि भाई ये रीज़न है इसलिए मैं आपके लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ ग्रेस टाइम दीजिए, कुछ ग्रेस टाइम के बाद मैं पेमेंट आपका टाइम पे कर दूंगा। या अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन है तो उसे छोटी छोटी किस्तों में भी आप कर सकते हो। और मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आपको डेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रहा है और आप लोन पेमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप कस्टमर केयर को बात करो या जिस जगह से आपने लोन लिया हुआ था उन्हें आप बात कीजिए और लोन सेटलमेंट की बात कीजिए। उनसे बोलिए कि मैं आपका लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे कोई बीच का रास्ता बताइए ताकि हम लोन का पेमेंट करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। आज बैंक इतने कोऑपरेटिव हो चुके हैं, फाइनेंस कंपनीज इतनी कोऑपरेटिव हो चुकी है, मनी लेंडर्स इतने ज़्यादा आपके साथ सहयोग करने लगे हैं कि अगर आप उन्हें अपनी रियल प्रॉब्लम बताओगे तो रियल प्रॉब्लम को वो समझेंगे और समझने के बाद आपको लोन का अमाउंट जो है वो कुछ इंटरेस्ट से भी कम कर देंगे। जो ओरिजिनल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट के आसपास का अमाउंट वो आपसे ले लेंगे विद सर्टेन इंटरेस्ट। उनको भी तो ये डर है कि कल को आप डेथ हो गई,
कल को आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाओगे तो उनका पूरा पैसा डूब जाएगा। सो वो आपसे चाहेंगे कि वो पूरे पैसे आपको आपसे मिल जाएं, तो उसके लिए वो सेटलमेंट करने को तैयार हो जाएंगे। डेफिनेटली सेटलमेंट सही सजेशन नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट के बाद आपका क्रेडिट रिपोर्ट जो है, सिविल जो है, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। लेकिन इस लोन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप सेटलमेंट कर सकते हो और आपका लोन जो होगी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर पत्थर की तरह पड़ी हुई है आपके सीने पे, जिसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और आप अपने पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करके पैसे बैंक को या लोन जैसे लिया हुआ है मनी लेंडर्स को दे के आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे। सो दिस विल बी अ सजेशन फॉर यू। मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपने डेट का पेमेंट कर दिया तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ी थोड़ी किस्तों में भी पैसे दे सकते हो, चाहे पूरे पैसे दो चाहे किस्तों में दो, क्योंकि बैंकों को अपने पैसे या मनी लेंडर्स को अपने पैसे वापस चाहिए। और आप विलिंगनेस हो, आप पैसे देना चाहते हो, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन अपने पैसे आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट उन्हें आपको क्लियरली बताना पड़ेगा, उनके कस्टमर केयर के कॉल को ना पिक करना, फ़ोन पे जवाब ना देना, मेल का कोई जवाब ना देना, वो सोल्यूशन नहीं है। आपको प्रॉपर वही चीज़ करनी चाहिए जो जस्टिफाइड है, और अगर कुछ नहीं होता है तो आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कीप गोल्ड बिजनेस क्रेडिट। सिंपल सी बात है, देखिए गुड बिजनेस के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने बिजनेस की क्रेडिट अच्छे से रखिए। अगर आप अपने बिजनेस की क्रेडिट अच्छे से रखते हैं, मतलब बिजनेस का जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वो क्लियर है, तो मार्केट में फिर आपको कभी भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सिंपल सी बात है, आप उसी दुकान के पास जाना चाहते हैं जो आपके सामान को अच्छे से देता है, सामान का क्रेडिट अच्छा करता है, गारंटी में तो परचेज कर लेता है, वापस कर लेता है। उसकी मार्केट की इमेज इतनी अच्छी है कि आप हर बार घूम फिर के उसी के पास जाना चाहते हो कि सामान हमको उसी की दुकान से लेना है। मार्केट में आपकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में इमेज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था हल्दीराम में, और हल्दीराम में बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर में एक छोटी सी मक्खी गिरी हुई मिली, और हमने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर को बताया, तो मैनेजर को मैंने बताया सारी चीज़ें। तो मैनेजर ने देखने के बाद कहा कि सॉरी सर, हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें दिक्कत हो गई हो, आप एक काम कीजिए, इसके पैसे मत दीजिए, सेम प्रोडक्ट मैं आपको फिर से भेज रहा हूँ और आप इसे खाइए और इन्जॉय कीजिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई अगर कोई ऐसा आदमी होता जो पैसे पेमेंट नहीं कर पाता, उसके साथ भी वो मैनेजर यही बिहेव करता कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, इसमें मक्खी गिर गई, कोई बात नहीं, मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको सेम देने वाला हूँ और पहले वाले के पैसे आप पेमेंट मत कीजिएगा। इसलिए नहीं कि हल्दीराम को उतने पैसे के नुकसान हो गए, 800-700 रुपये का नुकसान हो गया, नहीं। उसके लिए ये था कि उसका ब्रांड, उसे पता था कि अगर उसकी मार्केट में क्रेडिट एक बार ख़राब होगी तो क्रेडिट ख़राब होने के बाद मार्केट में ज़्यादातर लोग उसकी दुकान पर नहीं घुसेंगे, कहेंगे अरे ये तो बहुत बदमाश है, ये तो अगर मक्खी भी गिर गई, छिपकली भी गिर गई तो भी ये पैसे ले लेगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। 700-800 रुपये से हल्दीराम को कोई नुकसान नहीं हो गया, उस फ्रेंचाइजी को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसने एक जो अच्छी रिस्पेक्ट की बात होती है, एक अच्छा नाम कमा लिया उसने, हमारी इमेज एक बना ली उसने कि भाई ये मैनेजर बहुत सेटिस्फाइड है और ये लोगों के कस्टमर्स का ध्यान रखता है। आप नॉर्मली देखो कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खा लेते हो, तो खाना खाने के बाद जो हेड होता है, डायरेक्ट आया जो मैनेजर होता है, वो आपके पास आता है और बोलता है मैम सब कुछ अच्छा था, खाने में कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशन देना चाहेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट खाली यही है कि अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट को ध्यान रखते हो तो क्रेडिट मैनेजमेंट से भी क्या होगा, आप मार्केट में एक गुड मैनेजमेंट क्रेडिट करके आप मार्केट में काफ़ी चीज़ ऐसी कर सकते हो जिससे मार्केट में प्रोडक्ट आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। और मार्केट में अगर आपने क्रेडिट बना ली तो मार्केट हमेशा अच्छे से चलेगा। प्राइवेट बैंक की अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक और ICICI बैंक आज भी नंबर 1 है। क्यों है? सिंपल सी बात है, एक तो ICICI बैंक ने सबसे पहले अपना एक लोगो रखा हुआ था, अच्छे लोग अच्छा बैंक, हम है ना। एक्सिस बैंक या आपके HDFC बैंक या ICICI बैंक ने ये कैप्चर क्यों लगा के रखा? क्योंकि वहाँ पे 8 to 8 सर्विस है, डायरेक्ट बैंकिंग है, बहुत सारे सर्विसेज हैं। इवन आप अगर ओल्ड एज के हो, फ़ोन करोगे तो पैसे आपके बैंक से कोई एम्प्लॉई आएगा और आपके पैसे लेके आपको डिपॉजिट स्लिप करके चला जाएगा, आपके पैसे घर बैठे जमा हो जाएंगे। दीज आर द फैसिलिटीज़। तो मार्केट में आज की डेट में अगर आप अच्छा करना चाहते हो, स्पेशली इंटरप्रेन्योर के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि अगर वो बिज़नेस को इफेक्टिवली करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उन्हें मार्केट में एक अच्छी क्रेडिट सिस्टम बनानी पड़ेगी जिससे कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और वॉट एवर प्रोडक्ट दे आर डीलिंग विथ, जिस भी प्रोडक्ट के साथ वो अपना बिजनेस कर रहे हैं,
कस्टमर उनके प्रोडक्ट को डेफिनेटली खरीदेगा और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। सेम चीज़ विद द स्टूडेंट्स। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स को मार्केट में अपनी क्रेडिट अच्छी से बना के रखनी चाहिए। जैसे मैं अगर दो दोस्तों की बात करूँ कि पहला दोस्त दूसरे दोस्त को 500 रुपये उसने उधार मांगे और उसने कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगली बार अब वो पैसे मांगेगा तो उस दोस्त से ही मांगेगा, क्योंकि कहेगा ये तो जानबूझ के कह रहा है पैसे नहीं है, जबकि उसे पता था कि इसके पास पैसे आज ही मिले थे। तो कहने का मतलब आपको मार्केट में क्रेडिट बनानी पड़ेगी, चाहे वो दोस्ती की बात हो चाहे एंटरप्रेन्योर की बात हो। आप जब भी बिजनेस करोगे या जब भी आप उस लेवल पर पहुंचोगे, सो क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बिजनेस को इफेक्टिव करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड थिंग इज़ कि अगर बिजनेस में ये सारी चीज़ें आप करते हो तो लाइफ में हमेशा आपका बिजनेस अच्छा जाएगा। नेक्स्ट वन इज हैव अ गुड बिलिंग स्ट्रेटजी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत छोटी सी बात है, मतलब अगर आप हो तो बिलिंग स्ट्रेटजी कौन सी छोटी बात है, बहुत आसान सी बात है। नॉर्मली जब हम किसी मॉल में जब कहीं जाते हैं या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब भी हम शॉपिंग के पर्पज से कहीं जाते हैं तो हमारा बिजनेस क्या है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मैं रिलायंस में गया था, ठीक, जियो में। वहाँ पे जब काउंटर पे मैं बिल का पेमेंट करने गया तो उन्होंने एक डिस्प्ले लगा रखा था कि अगर आप बिल में कोई गड़बड़ी लेके आओगे तो 100 रुपये आपको मिलेंगे फ्री। आपके बिल में से 100 रुपये कम हो जाएंगे अगर बिल में कोई डिस्प्ले में अगर आपने कुछ लिखा कि ये अमाउंट गलत लिखा हुआ है या चार्ज ज़्यादा ले लिया गया, उसमें अगर कोई भी कमी लेके आओगे तो आपको 100 रुपये फ्री मिलेंगे। मैं सोच के हैरान रह गया, यार 100 रुपये कितने कस्टमर, अगर बहुत सारे कस्टमर हैं तो इनका बिजनेस कैसे चलेगा। अगर 1000 रुपये इनको नुकसान हो गया पर डे तो 30,000 रुपये तो इनके साल के नुकसान हो गए, महीने के नुकसान हो गए, कैसे बिजनेस चल रहा है। लेकिन मैंने बड़ी बारीकी से एक एक आइटम चेक किया। 43 आइटम्स मैंने परचेज किए थे और 43 आइटम्स में किसी भी आइटम के साथ उन्होंने कोई भी नहीं ऐसा किया, सारी बिलिंग बिल्कुल सही थी। इवन मैं सोच के हैरान रह गया कि यार 9 रुपये किस चीज़ का जोड़ा गया है। जब मैंने चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि ये फ्री चीनी जो थी वो चीनी 9 रुपये की थी, तो उन्होंने 9 रुपये किसके चार्ज किए थे, शुगर के। तो आई वॉज टोटली शॉक्ड कि आप बिलिंग सिस्टम जो है या जो आपका प्लान है या जो भी आपकी कमिटमेंट है कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आप हमेशा उसे फॉलो कीजिए। और ये सारी चीज़ें बहुत आसान से मिल जाती हैं। अनपेड इन्वाइस आपका नहीं होना चाहिए। इन्वाइस में हमेशा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्लियर मेंशन हो कि सामान कैसे बेच रहे हो, उसका पेमेंट कैसे मिलेगा, क्रेडिट सिस्टम है, 2 मंथ सिस्टम है, 2 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी, उधार है या आपने कुछ प्रोमिसरी नोट इस तरह का दिया हुआ है। एक एक चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, बिकॉज इस यही आपका एक ऐसा है जिससे आपको मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनेगी और मार्केट में आपका प्रोडक्ट बनेगा, जिससे प्रोडक्ट बेचोगे आप तो आपकी प्रोडक्ट आपके सिर्फ नाम से बिक जाएगा कि अरे फलाना का प्रोडक्ट है, वो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। और ये आपकी बिलिंग साइकिल या जो आपका इन्वाइस है उस पर डिपेंड करता है। आपका इन्वाइस बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, कहीं से भी थोड़ी सी भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड एयरटेल का लिया हुआ था। एयरटेल और ब्रॉडबैंड में जो प्रॉब्लम थी, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने सपोज एक ही बार 2 बिल जनरेट कर दिया था बाय डिफ़ॉल्ट। हो सकता है उन्होंने जानबूझ के किया हो या उन्होंने गलती से किया हो। मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने अपनी इन्वाइस में इमीडिएटली चेंज कर दिया और बोला कि मैं इस अमाउंट को माइनस कर रही हूँ और आपको नेक्स्ट जो बिल मिलेगा वो नेक्स्ट बिल माइनस करके मिलेगा। तो मैंने कहा नेक्स्ट बिल नहीं, इसी में माइनस करके बताइए। तो उन्होंने अगला बिल मुझे भेजा जिसमें आपका बिल अपडेटेड था और मुझे सारी चीज़ें सही मिली। सो कॉन्सेप्ट इज़, अगर आप बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर कर रहे हो, बिजनेस अच्छा कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बिलिंग साइकिल बिल्कुल सही होनी चाहिए, डेट परफेक्ट होना चाहिए, जिस मंथ का है उसी मंथ का होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपका कस्टमर आपके लिए भगवान जैसा होता है, उसको वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। और उसमें अगर जीएसटी या इस तरह की कोई टैक्सेस वैक्सेस अगर आप ले रहे हैं तो वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्प्रेड आउट टैक्स पेमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, आज के बिजनेस में मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप हंसोगे तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। माइट भी आप हंस रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट जिस तरह से टैक्सेस चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अथाह पैसे खर्च कर रही है, ये पैसे उनके पास कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं कि वो पैसे कमा रहे हैं। पैसे वो अल्टीमेटली कहाँ से ले रहे हैं, वो पैसे हमसे ले रहे हैं। और हमसे पैसे लेंगे तो हमसे पैसे कहाँ से लेंगे, वो टैक्स में। तो हो सकता है कि कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे हमें हंसने पे भी टैक्स लगे। तो मेरे क्या कहने का मतलब, अगर आपकी बिलिंग पे कोई टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है या कुछ सर्टेन चार्जेस लग रहे हैं, तो यू शुड क्लियरली मेंशन। मैंने होटल के बिल में देखा है कि होटल के बिल में क्लियरली मेंशन होता है कि ये अमाउंट इतना है, चिली पनीर इतने की है, लेकिन अगर आप रूम सर्विस मंगाएंगे तो सर्विस चार्ज इतना लगेगा, जीएसटी इतनी लगेगी।
सारी चीज़ें वो क्लियरली मेंशन करते हैं ताकि कल को आप कोई ना बोले कि भाई पनीर पराठा तो 50 रुपये का था, ये 70 रुपये कैसे ले लिए। वो क्लियरली बताएंगे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये जीएसटी और ये सर्विस टैक्स और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको अमाउंट 70 रुपये का पड़ रहा है पराठे। मेरा कल मिला के क्या कहने का मतलब है कि बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप अपने बिलिंग पेमेंट या सर्विस टैक्स को इंक्लूड करके बताते हो कि कितना अमाउंट आपको लग रहा है और कितनी पेमेंट आपको करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस हमेशा इफेक्टिव आपको प्रॉफिट देगा और ट्रेंडिंग आपकी तो रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रेडिबिलिटी है वो कस्टमर की नज़र में और इम्प्रूव होती चली जाएगी और एक समय में वो बिज़नेस आपका बहुत ग्रो करेगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल क्या है, ओयो होटल। जब भी आपसे होटल की बात करते हैं तो होटल में आप हमेशा पहले मार्केट में अच्छे अच्छे होटल की बात करते थे, लेकिन मैं देखता हूँ ओयो होटल जो है आपको 500 से 1000 रुपये में अल्टीमेट फैसिलिटी के साथ मिल जाता है। अल्टीमेट फैसिलिटी के साथ मिलता है, उसमें सारी चीज़ें अच्छी होती है। कहानी ये है कि उन्होंने केवल 500 to 1000 रुपीज़, जो आज की डेट में महंगाई के ज़माने में कुछ भी नहीं है, बट दे आर प्रोवाइडिंग द सेम फैसिलिटी बाई 500 to 1000 रुपीज़ फॉर अ सिंगल नाइट। बहुत बड़ी चीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, एसी वेसी सब कुछ परफेक्ट सब कुछ, बट दे आर चार्जिंग दिस मच ऑफ अमाउंट। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी बनेगी और जो बिलिंग साइकिल है अगर आप उसे भी अच्छा रखते हो तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपकी टैक्स पेमेंट या जो चीज़ें होंगी वो भी होगा और गवर्नमेंट को भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपका फेयर काम है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है जो गवर्नमेंट को जिससे दिक्कत हो। आप अगर टैक्स टाइम पे पेमेंट करोगे तो गवर्नमेंट के समय आपकी एक तो रिटर्न फाइल अच्छी होगी, आपका क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, बैंकों से लोन जब आप लेना चाहोगे तो वही आसानी से मिल जाएगा और कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई रहेगा कि आपने कस्टमर को वो सारी चीज़ें की जो कस्टमर के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन योर स्किल्स। मोनेटाइज योर स्किल्स का मतलब क्या होता है, स्किल्स का मतलब क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो क्षमता होती है अच्छा करने की। अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर देते हो, उसे मोनेटाइज कर दो। जैसे मेरा स्किल क्या है, मेरा स्किल है मैं बोल अच्छा सकता हूँ, मैं बच्चों को समझा अच्छे से सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर रहा हूँ। मोनेटाइज करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, कुछ मिमिक्री अच्छा करते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो में आप देखते हो कि वो कुछ भी नहीं है, मैंने उसके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, इंग्लिश तक उसके आप सुनते हो तो हंसते हो, लेकिन उसने क्या किया, उसके पास एक ही चीज़ थी, वो हर बात का मुंहफट जवाब देता था, हर चीज़ों का जवाब इमीडिएटली। और आज की डेट में देखो कपिल शर्मा हो गया है। उसने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, उसने अपनी क्षमता को मोनेटाइज कर दिया कि मेरे अंदर जो कैपेसिटी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी मूवी नहीं चली, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मेरे अंदर एक क्षमता है, वो है बोलने की कला। और अगर आपके अंदर बोलने की कला थी तो आपने क्या किया, उसे मोनेटाइज कर दिया। सो वॉट एवर कमोडिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, वॉट एवर स्किल्स यू आर टॉकिंग अबाउट, आपको कुछ नहीं करना। आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं आप उसको सीधी कि आप उसे ध्यान रखिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने को स्किल्स को डेवलप कीजिए और उसे मोनेटाइज कीजिए। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कंप्यूटर की परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारी चीज़ें। अब अगर आप उसी फील्ड के हो तो आपको डेफिनेटली आईटी कंपनी ओपन करनी चाहिए और सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें करना चाहिए। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या किसी और आर्ट्स के हो तो आपको उतनी सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप योर स्किल्स, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ योर स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, जिससे आपका ग्रो भी होगा और आपकी पर्सनल फाइनेंस जो प्रॉब्लम चल रही है कि फाइनेंस में आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, स्मार्टली उसे डील नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी काफ़ी आपकी रिमूव हो जाएगी और आप एक अच्छे ढंग से उसको मार्केट में लॉन्च कर पाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ही आसान काम है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, टिप्स को याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपका बिजनेस अच्छे से चल पाए और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले। देखिए मैंने बार बार कहा कि पैसे 100 रुपये 200 रुपये 1 लाख रुपये कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आप पैसे खर्च कैसे करते हो, आप पैसे को मैनेज कैसे करते हो। उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आपका फाइनेंस स्मार्टली डील हो सके। फाइनेंस की प्रॉब्लम जो होती है वो कभी भी नहीं हो, क्योंकि आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर मैनेज करो तो आपका फाइनेंस स्मार्टली बहुत बेटर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग अ बजट। उस बजट की बात नहीं कर रहे जो हमारा बजट गवर्नमेंट बनाती है, जो डेफिसिट बजट होता है, हमेशा घाटे का व्यवस्था होता है, घाटे की बजट होती है। हम तो बात कर रहे हैं केवल बजट की। एग्जाम्पल क्या है, सपोज अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, स्टूडेंट को 5000 रुपये या 5000 रुपये मंथली मिलती है पॉकेट मनी अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स। किसी को 500 मिलता है, किसी को 5000 मिलता है।
अपना बजट बनाने के भाई इस महीने मुझे जूते लेने हैं, इस महीने मुझे ये करना है, इस महीने रिचार्ज कराना है, इस महीने मेरा बर्थडे आने वाला है तो मुझे बर्थडे पे ऐसे पैसे खर्च करने हैं, दोस्तों को यहाँ ट्रीट देना है। अकॉर्डिंग टू अगर वो पहले से ही बजट बना लेगा हर महीने का, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा उसे शॉर्टेज ऑफ मनी नहीं होगी। और जब शॉर्टेज ऑफ मनी होगी तो आपको आपका दिमाग चकराएगा, क्योंकि वहाँ पे आप पैसे किसी से बोरो करोगे, और जैसे ही बोरो करोगे तो वो आपके दिल पे बोझ बनता चला जाएगा कि ये पैसे मुझे टाइम पे सबमिट करने हैं। बिजनेसमैन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ कि अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो बिजनेस लॉस में क्यों जा रहा है पहले एनालिसिस कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए कि आपका बिजनेस लॉस में क्यों है। और जब बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो एनालिसिस करने के बाद आप इफेक्टिवली ये जज कर पाएंगे कि बिजनेस लॉस में क्यों जा रहा है। उसके रीजंस को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे रिमूव कीजिए, और रिमूव करने के बाद आपका बिजनेस डेफिनेटली प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब अपने बजट को बनाओगे कि सामान की कीमत कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च होता है, मेंटेनेंस पे कितना खर्च होता है, सर्विस बॉय को कितने पैसे देते हैं, मैनेजर को कितने पैसे देते हैं, शॉप का रेंट कितना है, वो सारी चीज़ें अगर हम एक बजट बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट देने वाला है। तो कहानी यही है कि अगर आप अपना बजट बना लेते हो तो बजट के अकॉर्डिंग तो सब कुछ पॉसिबल है। अदरवाइज अगर 5,000 रुपये आप रखते हो, पापा हर महीने देते हैं आपको, तो 5,000 रुपीज़ भी कम है। मैंने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को देखा है कि 5 लाख रुपए उनकी टर्नओवर है, 5 लाख रुपए का साल में सामान बेचते हैं, और 50 लाख रुपए का भी टर्नओवर है जो साल में 50 लाख रुपए का भी सामान बेचते हैं। लेकिन जब उनसे पूछो तो कहते हैं यार बजट हमारा बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि प्रॉफिट हमें बिजनेस नहीं दे रहा। प्रॉफिट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने बजट तो कभी बनाया नहीं, उनकी सेल्स तो उन्हें 50 लाख रुपए की मिल गई, लेकिन वो खर्च 48 लाख रुपीज खर्च करता है, तो उनकी इनकम साल भर में हुई कितनी? केवल 2 लाख रुपए। इसके लिए कोई स्पेशल फाइनेंस की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ ये है आप अपना IQ यूज करो और सही ढंग से सही पैसे खर्च करो। जहाँ पे पैसे जितने खर्च हो सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग करो। और जब आप बजट बनाओगे तो लिटरली मैं कह रहा हूँ आपको, बजट बनाने के बाद आपको प्रेफरेंस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, प्राथमिकता को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पैसे किस जगह पे कितने खर्च करने हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आप वो पैसे खर्च कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर एग्जाम्पल बताऊँ कि अगर उनके घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो उन्हें अपना फ़ोन मिनिमम रिचार्ज कराना चाहिए, जिसमें उसको डेटा की बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो। एक मिनिमम बैलेंस जिससे इनकमिंग आउटगोइंग होती रहे वो रिचार्ज करा लो। उसे डेटा की जरूरत क्या है? उसे 2 GB डेटा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। घर में 5 मेंबर्स हैं और पाँचों मेंबर्स अगर रिचार्ज कराएंगे डेटा वाला तो एक ह्यूज अमाउंट सिर्फ टेलीफोन बिल पे खर्च हो जाएगा, मोबाइल पे खर्च हो जाएगा। अगर आपके घर पे लैंडलाइन है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो आई डोंट थिंक कि ये पैसे आपको रिचार्ज कराने पे खर्च करने चाहिए। आप एक मिनिमम रिचार्ज करा लो जिससे आपका 1 महीने की वैलिडिटी मिले और कभी कभी नेट भी यूज़ कर सको, बट उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 399 का ही रिचार्ज कराओ। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफली 7 से 8 घंटे 10 घंटे आप घर में रहते हो और घर पे आपके पास वाईफाई है। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर को सिंपल सी बात क्या करना है, उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ देखनी है अपने स्टॉक को। स्टॉक का क्या मतलब होता है? जो सामान वो बेच रहे हैं। अगर इंटरप्रेन्योर को मैं एग्जांपल समझाना चाहूँ तो 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती है, तो मैक्सिमम ऑडियंस यही बोलेंगे कि 1 रुपए में तो 2 ही अठन्नी होती है, हमने तो 50-50 पैसे के 2 ही कॉइन सुने हैं। लेकिन फाइनेंस कहता है कि 1 रुपए में 3 अठन्नी होती है, 3। हाउ कैन बी पॉसिबल? आप कहोगे ना सही है, तो कैसे हो सकता है? 1 रुपए में 3 अठन्नी हो सकती है, कैसे हो सकती है? 50 पैसे का माल तो आपके गोडाउन में भरा हुआ है, 50 रुपए का सामान जो है वो सामने डिस्प्ले हो रहा है, और 50 पैसे का सामान अपने कस्टमर को उधार बेच दिया है, जो आपको अगले महीने या 2 महीने के बाद सामान बेचेंगे। 1 रुपए में 3 अठन्नी आप बना सकते हो, क्योंकि जो सामान आपके पास आया हुआ है वो आपने उधार लिया हुआ है, आपने उसके पेमेंट सप्लायर को नहीं किए हैं। वो सप्लायर को पेमेंट आप कब करोगे? जब अगले महीने कस्टमर आपको पैसे दे के जाएगा जो उधार लेके गया था। तो 1 रुपए में 3 अठन्नी तो बना लिया आपने। कहानी कुल मिला के ये है कि इंटरप्रेन्योर को अगर बजट बना के वो अपना काम करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा उनको, ये सेशन काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि अगर वो बजट बना के करेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके लाइफ में आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपके इनकम और एक्सपेंसेस में हमेशा 80-20 का रेशियो होना चाहिए कि 80% खर्च करो तो 20% आपको सेविंग करनी ही करनी है। फाइनेंस का स्पेशल एक कॉन्सेप्ट है 50-30-20, 50%, 30%, 20%। 50%, 30%, 20% का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्पेशली इंटरप्रेन्योर के लिए, ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा। 50-30-20, 50%, 30%, 20% का कॉन्सेप्ट यह है कि 50% इनकम आपको खर्च करनी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो खर्च करना ही पड़ेगा। 30% पैसे जो है वो आप स्कैर्सिटी में रखो, जहाँ पे आपको दिक्कत हो सिर्फ वहाँ पे करो,
और 20% तो रिजर्व करके रखो, उसे टच करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपकी रेवेन्यू है, सपोज आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 में से 5,000 रुपये तो आपको खर्च हो ही जाएंगे, मंथली रेंट, फीस, बाकी चीज़ों की। 30% आपको रिजर्व में करके रखना है कि कभी जरूरत पड़ी तो यहाँ से खर्च कर लिया। और 20% तो आपको खर्च करना ही नहीं है, 20% तो आपको भूल जाओ, आपने कहीं लगा के छोड़ दिया, वो पैसे वहीं सेव होते रहेंगे, ताकि जब बहुत इमरजेंसी हो, चाहे वो प्रॉब्लम आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे अचानक स्कैर्सिटी हो जाए, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये 20% पैसे आप वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज आपकी इतनी मतलबी दुनिया में लोग कहाँ किसी की हेल्प करते हैं, आपको 20% पैसे कहाँ से मिलेंगे? अपने खुद के पैसे से। सो फाइनेंस का ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप बजट बनाते हो, और बजट को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, 50%, 30% एंड 20%। आपको इंपॉर्टेंट खर्च केवल 50% ही खर्च करना है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। आप उस अमाउंट का 50% निकालो, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और अगर आपकी इनकम केवल 1,000 रुपये है तो 1,000 के अकॉर्डिंग चलो, 1,000 का 50% यानी 500 रुपये ही खर्च करना चाहिए। लेकिन 50, 30, 20 का ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो फाइनेंस वाले लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और डेफिनेटली आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बन जाओगे। और आप, जैसा सेशन हमने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, आप अपने फाइनेंस को स्मार्टली डील कर सकते हो, सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है कि आप पैसे कैसे खर्च करना चाहते हो। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पैसे सही ढंग से खर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप सिंपल सी बात कर पाओगे। नेक्स्ट है मॉनिटर योर बुक्स। ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो अपने बिजनेस को मैनेज नहीं करते, किसी अकाउंटेंट को रख दिया, सीए को रख दिया, वो सारी चीज़ें फटाफट सर यहाँ साइन कर दीजिए, सर जी सिग्नेचर करके दे देते हैं। आपको हमेशा अपने बुक्स को, अपने अकाउंट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते रहना है, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मोनेटाइज। 10 रुपये भी फालतू खर्च हो रहा है तो आप उससे सर्कल बना दो, भाई ये कहाँ से खर्च हो गए, ये कहाँ पे आ गया। अगर आप अपने बिजनेस को, स्पेशली इंटरप्रेन्योर को मैं बोलूँगा कि अगर वो अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहा है, किस ढंग से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने फंड को अच्छे ढंग से, स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो मॉनिटर योर बुक्स, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो डेली के वाउचर्स ही हो, चाहे डेली के इनवाइस ही हो, आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखना चाहिए और उसको पूरी ढंग से मोनेटाइज करना चाहिए। अगर आप बहुत बिजी हो, डेली नहीं देख सकते, तो फोर्टनाइटली, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप उसे चेक कीजिए और चेक करने के बाद उसमें मॉनिटर कीजिए कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो रह गई, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जहाँ अनवांटेड खर्च हो रहे हैं। अगर अनवांटेड खर्च हो रहे हैं तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए और वो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग खर्च करना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं मॉनिटर करने के लिए, अगर आप इंटरप्रेन्योर हो, आपका बिजनेस बिना जनरेटर के नहीं चल सकता, क्योंकि बड़ा सा शोरूम है आपका और वहाँ जनरेटर चाहिए ही, जब लाइट नहीं रहेगी तो आप जनरेटर चलाओगे। अब जनरेटर का जो खर्च है वो पर डे का 1,000 से 1,500 रुपये का है, मतलब 40 से 45,000 रुपये आप जनरेटर पे खर्च कर रहे हो। मेरे हिसाब से इमीडिएटली आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, आप मॉनिटर करो कि जनरेटर पे टोटल खर्च कितना हो रहा है। अगर आपके टोटल जनरेटर का खर्च 40,000 रुपये हो रहा है तो मैं कहूँगा आप जनरेटर सेट थोड़ा सा महंगा वाला लो, जो किससे चलेगा, जो गैस से चलेगा। गैस वाला अगर डीजी आप ले लेते हो तो उसकी कॉस्ट एक बार तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो मंथली एक्सपेंडिचर आपका 40 से 50,000 रुपये लग रहा था वो रिड्यूस होकर बहुत कम हो जाएगा, वो 10 से 12,000, 15,000 पे आ जाएगा। देखो, जरा से मॉनिटर करने पे आपने बिजनेस में एक ह्यूज अमाउंट जो आपके मंथली फालतू जा रहा था वो आपने खर्च कर दिया, बच गए आपके पैसे। या आपने ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हो, ठेले वाले से सामान सबके घर में भिजवाते हो, आपकी किराने की दुकान है और जब भी ऑर्डर आता है बल्क में तो आप ठेले वाले से भिजवाते हो। मैं तो कहता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सिंपल एक ओमनी या एक टाटा सुमो या कोई भी अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी नीड्स हो उसके अकॉर्डिंग टाटा मैजिक इस तरह का कोई व्हीकल ले लेना चाहिए। एक बार इन्वेस्टमेंट होगा फाइनेंस पे वो मिल जाएगा, लेकिन हमारी जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। लेबर की कॉस्ट ज़्यादा होगी और व्हीकल की कॉस्ट हमेशा कम होगी और हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो माई सजेशन इज, इफ़ यू वांट टू मैनेज योर फाइनेंस स्मार्टली, सो यू हैव टू टॉक अबाउट, मॉनिटर अबाउट योर बुक्स। बुक्स को अगर मैनेज करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम में नहीं आएंगे और आपका फाइनेंस स्मार्टली आपके लिए खड़ा रहेगा और आपको कभी भी बोरो करने की जरूरत किसी से नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन बोथ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ROI। नाउ कॉन्सेप्ट इज, अगर आपका एक्सपेंसेस और ROI का एग्जैक्ट मतलब आपको समझ में आता है? ROI का मतलब होता है, बताइए, रिटर्न ऑन इनकम। भाई मार्केट में मैं कहता हूं अगर मुझे बिजनेस करना होगा तो मुझे 10% रिटर्न काफी लगेगा, मिनिमम 10% रिटर्न तो मिलना ही मिलना है।
डिपेंड करता है प्रोडक्ट कौन सा बेच रहे हो, किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो। ये रिटर्न कई बार 10 से 50% भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बजट बना के बाकी जो टिप्स मैंने बताए वो सारी चीज़ों को फॉलो करके करोगे तो आपका डिपेंड हो सकता है, आपकी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। अपने बुक्स को मेंटेन करो और एक्सपेंडिचर और आरओआई पे हमेशा ध्यान रखो। देखो जैसे जैसे एक्सपेंडिचर आपका कम होगा वैसे वैसे आरओआई आपकी बढ़ेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका उतना ज़्यादा होता जाएगा अगर अपने बजट को आप मेंटेन करके रखते हो। एक्सपेंडिचर बहुत कम हो सकता है, एक्सपेंडिचर बहुत कम हो सकता है। मैं एक एग्जांपल इसका बताऊं, अगर आप इंटरप्रेन्योर हो और आपके पास ट्रक से सामान जाता है, इतना सामान बल्क में जाता है कि आप ट्रक बेचते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि महीने में 2 बार 4 बार 5 बार की जगह ट्रक को पूरा फुल्ली लोड होने दो और मंथ में 3 से 4 बार ही भेजो। भाई ट्रक अगर खाली होके जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उतनी लगेगी, पेट्रोल उतना ही लगेगा, डीजल उतना ही लगेगा, ड्राइवर की सैलरी उतनी ही देनी पड़ेगी, खर्च आपके बहुत ज़्यादा होंगे, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो फर्क पड़ेगा और वो बहुत कम हो जाएगा। आप अपने ट्रक को अगर फुल्ली लोड करा के बेचते हो तो आपका क्या होगा, खर्च कम होगा क्योंकि ड्राइवर की सैलरी और बाकी जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कर रही थी, जब 4 बार 5 बार ट्रक जा रहा था और कम जाएगा तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। सो प्लान योर बजट एंड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर और आरओआई, तो इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी और जिससे आप अपने बिजनेस को स्मार्टली फाइनेंस कर सकते हो, बिजनेस आपका स्मार्टली मैनेज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेटअप ऑफ गुड फाइनेंशियल हैबिट्स। देखिए सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल हैबिट्स क्या होती है? फाइनेंशियल हैबिट का मतलब क्या होता है, अपने पॉकेट को देखो। बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उतना ही चादर में पैर फैलाओ जितना चादर सपोर्ट करता है। अगर चादर 5 फीट का है और आप 6 फीट के हो तो आपका एक पैर बाहर निकला रहा होगा, 1 फीट आपका पैर बाहर निकला होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपने फंड्स को अकॉर्डिंग टू दैट अपने बिजनेस को सेटअप करो। आप स्टार्टिंग में बहुत सारे इन्वेस्ट कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस तो बहुत देखने में अच्छा लगने लगेगा, लेकिन सारे फंड्स खत्म हो जाएंगे। आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको यही चीज़ नहीं करनी। मेरे पास एक बच्चा सीए पढ़ने आया था, उसके पापा है, उसने बोला कि सर इसको सीए कराना है। मैंने सारी डिटेल्स बताई, फिर मैंने कहा कि जब तुम सारा सीए सब क्लियर कर लोगे तो 3-4 लाख रुपए तुम्हें महीने के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बोला सही है, कितने साल में हो जाएंगे? मैंने कहा 4-5 साल तो लगेगा ही मिनिमम, और ज़्यादा भी लग सकता है। और टोटल खर्च कितना होगा? मैंने कहा देखो अगर टोटल खर्च की बात करो तो 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, इंक्लूडिंग बुक्स, ट्यूशन फीस और बहुत सारा कुछ। उसने बोला कि सर 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद मुझे नौकरी कितने की मिलेगी? आप कह रहे हो सब कुछ क्लियर होने के बाद 3 लाख रुपए की। अगर आज की डेट में मुझे सारी स्किल्स पता है, पिताजी ने मुझे सब समझा दिया है, अगर ये पैसे मैं बैंक से फाइनेंस करा के 3-4 ट्रक या 3-4 गाड़ियां और निकाल दूं या अपने ये पैसे बिजनेस में लगा दूं आज की डेट में, तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? मैं सोच के हैरान रह गया कि यार इसके पिताजी 12th पास भी नहीं है और बच्चा भी 12th पास करके सीए करने आ रहा है और उसके अंदर इतना दिमाग है कि रिटर्न की बात कर रहा है। रिटर्न अगर अच्छा होगा तो आपकी बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। सो फाइनेंशियल नीड्स जो आपकी हैं या फाइनेंशियल जो हैबिट्स हैं वो यही आपको सिखाती है कि लाइफ में वो सारी चीज़ें कीजिए जिसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलें और उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज कर सको। अगर आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो आप 700 रुपये खर्च करने वाला कभी मत सोचो, आप सोचो कि 300 से 400 में हो जाए। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, या तो अपनी इच्छाएं बढ़ा लो, इच्छाएं बढ़ेंगी तो आप तो या तो इनकम बढ़ा लो या खर्चों को कम कर लो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप इच्छाएं कम कर लो या तो अपनी इनकम बढ़ा लो। इनकम बढ़ा लोगे तो आप जो चाहिए वो सब मिलेगी, और अगर इनकम नहीं बढ़ा सकते तो आप क्या करोगे? आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपनी इच्छाओं को कम कर देना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल फाइनेंस टिप्स फॉर यंग एडल्ट्स। अगर मैं बात करता हूँ एडल्ट्स की तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे सबसे पहले है पे विथ कैश नॉट क्रेडिट। आज की डेट में सारे बैंक फ्री में क्रेडिट कार्ड बांटते जा रहे हैं। इवन पेटीएम जैसा जो मल्टीनेशनल है जिसमें हम सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी हमें क्रेडिट कार्ड दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पैसे कहाँ से करने हैं? आपको पैसे या तो कैश में पेमेंट करने हैं या जब पैसे हों तभी आप उस सामान को खरीदें, न कि क्रेडिट में। जितना क्रेडिट में खरीदेंगे उतना आपको नुकसान होने वाला है क्योंकि वो बर्डन आपके ऊपर बनता जाएगा और आपको टाइम लगेगा उसको पेमेंट करने में। एजुकेट योर सेल्फ ऑन पर्सनल फाइनेंस। सारी चीज़ें फाइनेंस पे टिकी हुई हैं कि आप अपने बिजनेस फाइनेंस को किसी तरह से मैनेज कीजिए। आप अपना सारी चीज़ें अडॉप्ट कीजिए कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत हैं। आज की यंग जनरेशन से तो वैसे ही मैं बहुत इंप्रेस हूँ क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के ही खर्च करते हैं। उन्हें सारी चीज़ों के प्लस और माइनस चीज़ें पता है कि इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो अगर आप एजुकेट नहीं हो, उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो अपने किसी बड़े से, अपने समझदार दोस्तों से या अपने गार्जियन से या किसी ऐसे रिलेटिव से जो अच्छी जानकारी रखता है फाइनेंस से, वो भी सारी चीज़ें सीख सकते हो। नाउ
बजट कैसे बनाना है ये आप डेफिनेटली सीखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बजट बनाना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपको शॉर्टेज ऑफ फंड्स कभी नहीं होगी और आप अच्छे पैसे बचा पाओगे, इफेक्टिवली पैसे सेव कर पाओगे। नेक्स्ट है स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड। जैसा मैंने बताया था 50-30-20, वो 20% क्या था, इमरजेंसी फंड था, उसको आपको छूना ही नहीं है, भूल जाओ कि पैसे आपने बचाए भी थे। ये आप ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी पैसे आप खर्च कर सकते हैं, काफ़ी पैसे आपके बच सकते हैं। सो इमरजेंसी फंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट अर्ली। भाई आज की डेट में जो रिटायरमेंट की एज है, लोग ये सोचते हैं कि यार 60 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, फिर हम उतने काम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आज का जनरेशन जो है बहुत समझदार जनरेशन भी है। वो क्या करता है, 30 साल की उम्र में पहली गाड़ी खरीद लेता है, 34-35 साल की उम्र में घर खरीद लेता है, और 50-40-50 आते साथे वो बिजनेस बहुत अच्छे से कर लेता है। और बिजनेस जैसे ही अच्छा चलने लगता है, वो घर की किस्त, मकान की किस्त, गाड़ी की किस्त सब चुकता करके 50 साल में रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है कि जब मैं 50 ईयर्स का होऊंगा तो इतने पैसे मेरे पास इकट्ठा हो जाएंगे, मैं बच्चों के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करूंगा, सिंगापुर, अमेरिका और अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊंगा। तो वो कैसे होगी जब अपने रिटायरमेंट प्लान आप जल्दी सोचोगे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 60 साल तक काम करूंगा, 70 साल तक काम करूंगा, लेकिन अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी हुई तो मैं जल्दी रिटायरमेंट लेके भी वो टाइम, अपनी क्वालिटी टाइम अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने माँ बाप को दे पाऊंगा। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए एडल्ट्स को कि आप अपने पैसे कहाँ लगाओ। आपको अपने पैसे अपनी रिटायरमेंट अर्ली अगर हो रही है तो पैसे वहाँ पे भी खर्च करने चाहिए, जिससे एक अच्छी और हैप्पी लाइफ आप इंजॉय कर सको। नाउ स्टे ऑन टॉप ऑफ योर टैक्सेस। हमेशा ये ध्यान रखो, जब आप टैक्सेस की बात करते हो तो हम लाइफ में टैक्सों से घिरे पड़े हैं। आपको क्या करना है, आप अपनी टैक्स की प्रायोरिटी बताओ कि कौन सी टैक्स सबसे पहले देनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको जीएसटी देनी चाहिए। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज करते हो तो आपको इनकम टैक्स देना मैंडेटरी है। कहने का मतलब आपको प्लान करना है कि कौन सा टैक्स किसके पहले देना चाहिए, और वो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए, और उससे आप अपने फाइनेंस को अच्छी और स्मार्ट तरीके से बना पाएंगे। नेक्स्ट वन इज हेल्थ। देखिए, गार्ड ऑफ योर हेल्थ, सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ से बढ़ के कुछ है। मैं जब 11th-12th में पढ़ता था तो मेरे जो बीएसटी के टीचर थे वो हमेशा बोलते थे हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में आती थी, हेल्थ इज़ वेल्थ क्या मतलब है इसका। अब मुझे समझ में आता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। डेफिनेटली आपको कुछ पैसे हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का जो खाने पीने का हमारा कल्चर है, या जो मेट्रो सिटी की कल्चर है, उसमें हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपने हेल्थ के लिए हमेशा कुछ गार्ड करके रखना है कि कल को कुछ इमरजेंसी हो गई तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है। मिनिमम अमाउंट में आपको बहुत सारे पैसे की कवर मिल जाती है, तो आपको वहाँ पर वो भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट योर वेल्थ। हमेशा अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करते रहो। वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करते रहो जैसे आपको पैसे मिलते रहें। जैसे अगर आपके पास 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा है तो मेरे हिसाब से अभी आप मकान खरीदने की उम्र नहीं है आपकी, तो आप इमीडिएटली 2 शॉप खरीद लो 10-10 लाख रुपए की, वो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट। जो बिल्डिंग बनी हुई नहीं है, अगर 10 लाख रुपये का मिल रहा है तो आप उसे ले लो और पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर दो। जब 2 से 3 साल के बाद आपको उसका पोजेशन मिलेगा, उस शॉप को किराए पर उठा देना। आज की डेट में 5 से 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तो शॉप के किराए के मिल ही जाते हैं। आपके 20 हज़ार रुपये रिटर्न फिक्स हो जाएंगे कि इतने पैसे तो आपको हर महीने मिलते ही रहेंगे, और इन फ्यूचर वो 10,000 से 12,000 15,000 भी होता जाएगा। तो इससे भी आप अपने वेल्थ को चीज़ें मैनेज कर सकते हो। नाउ रूल नंबर 1 इज नेवर क्रॉस योर लिविंग मनी विद द नंबर 2 इज नेवर फॉरगेटिंग रूल नंबर 1। देखिए, रूल नंबर 2 नहीं है, रूल नंबर 2 कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 1 जो था वो क्या था, रूल नंबर इज नेवर लूज योर मनी रूल। आपको इसी को फॉलो करना है। रूल नंबर 1 कह रहा है कि आप अगर रूल नंबर 2 को फॉलो करते हो तो रूल नंबर 2 इज नथिंग जस्ट ओनली टू फॉलो रूल नंबर 1। अगर आप फर्स्ट वाले को फॉलो करोगे तो रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। सो आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि ऐसे क्या क्या चीज़ें करो, स्ट्रेटजी अपनाओ जिससे आपका फंड स्मार्टली मैनेज हो सके। सो फाइनेंस बहुत ऐसी स्पेशल वाली चीज़ नहीं है कि उसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड या उसके लिए एमबीए करना ज़रूरी है। आप एक अनपढ़ होते हुए भी या इंटरप्रेन्योर होते हुए भी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी फाइनेंस को बहुत अच्छे से कर सकता है। मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले नंबर क्या करना चाहिए, अपनी क्रेडिबिलिटी अच्छी करनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ आपको बजट बनाना चाहिए, आपको आरओआई बनाना चाहिए, आपको एक्सपेंडिचर देखना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो है अगर आप अच्छे ढंग से कर सकते हो सो बेस्ट पॉसिबल है कि आप अपनी सारी चीज़ों को कर पाओगे और आप अपने बजट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे और आपका बजट बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे
जो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, पे कैश नॉट ऑन क्रेडिट। अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा करना चाहते हो, आप अपने पर्सनल इमेज को या पर्सनल जो आपका फाइनेंस है उसे स्मार्ट कराना चाहते हो, तो आपको क्रेडिट को इग्नोर करना पड़ेगा। और क्रेडिट की जगह आपको सारी चीज़ें कैसे करनी पड़ेंगी, क्रेडिट की जगह ये सारी चीज़ें आपको कैश में करनी पड़ेंगी। अगर आप कैश में करेंगे तो मैक्सिमम एफर्ट्स होंगे और आपके पास बर्डन कभी नहीं आएगा। आपको डेबिट कार्ड यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हमेशा क्या होता है उस वक्त आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको एडिशनल फीस देनी पड़ती है। और वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम आज की डेट में सबसे चौपट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको कई बार 3% इंटरेस्ट लगता है। आप कहोगे सर केवल 3% है तो बहुत आसान सी बात है, बट ये 3% 36% होता है साल का, 3% मंथ का है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो अवॉइड कैश। नाउ ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड। आपका मार्केट में ये सारी चीज़ें हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनका क्रेडिट स्कोर। सिबिल है जो आपकी क्रेडिट स्कोर का आइडेंटिफाई करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 7 से कम होता है तो आपको लाइफ में कभी भी इन्वेस्ट पैसे मिलेंगे ही नहीं किसी भी बैंक से, आपको लोन कभी मिलेगा ही नहीं। और ये लोन क्रेडिट आपकी कैसे अच्छी होगी, जब आपकी क्रेडिट लिमिट अच्छी होगी, मार्केट में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप रेपुटेड कस्टमर होगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। सो वंस अगेन माय सजेशन इज़, अपनी क्रेडिट लिमिट जो है, आपका जो सिविल स्कोर है उसको हमेशा मेंटेन करके रखिए। जब भी लोन लीजिए उस लोन को पेमेंट कर दीजिए, और लोन का पेमेंट नहीं कर सकते तो जैसा मैंने स्टार्टिंग के सेशन में बताया था, स्लाइड में बताया था, कि आप बैंकों से या मनी लेंडर से बात कीजिए, उनके फ़ोन को रिसीव कीजिए, उनके कॉल को रिसीव कीजिए, उनको बताइए अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम, दे विल डेफिनेटली लेट यू आउट, और वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। और आप जो आपका क्रेडिट लिमिट है वो अच्छा होगा, सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें फिर कभी नहीं आएंगी। सो अल्टीमेटली मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आपको बैड एडवाइस से हमेशा बेवयर रहना है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कंपटीटर्स हो। उनको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो आपको सजेशन सही दें। आज की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कौन सही राय दे रहा है, कौन सा गलत राय दे रहा है, ये कभी पता नहीं चलता। अल्टीमेटली पता तब चलता है जब ये पिन जैसा आपको चुभता है। तो कहानी कुल मिला के ये है कि अगर आपका कोई बैड एडवाइस आपको दे रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें बोल रहा है, तो आप उसकी इंटेंशन देखिए कि इससे क्या हो सकता है। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में छोटा सा नुकसान आपको बहुत सारा नुकसान दे सकता है। अच्छी अच्छी कंपनियां मैंने देखी है कि बंद हो गई, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जरा सी गलत उनको सलाह दी गई और बिजनेस बंद हो गया। आपको मार्केट में हमेशा सही लोगों को साथ रखना है और ऐसी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि ये अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा और मार्केट में ये सारी चीज़ें हमेशा अच्छी चलती है। और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रिस्क और रिटर्न से बताएगी। और रिकमेंडेशन मेरा यही है कि आप अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप आपका बिजनेस स्मार्टली चला पाओगे, आपको लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ओनली वन थिंग इज़ रिक्वायर्ड कि आपको ये सारे टिप्स जो मैंने बताए वो सारी चीज़ों को आप स्मार्टली डील करो, और इससे आपको फ़ायदा होने वाला है कि लाइफ में आपका बिजनेस जो है स्मार्टली बहुत तेज़ी से मूव करने लगेगा। और आप भी सोचोगे यार मैंने किया तो कुछ नहीं, ना कोई कोर्स ज्वाइन किया, ना कुछ ट्रेनिंग ली, ना कुछ किया, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग को भगाया और सारी चीज़ें स्मार्टली अच्छे ढंग से हो गई। सो कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग, जस्ट ओनली आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, और अगर आप चीज़ों को ध्यान रखते हो तो कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से हो सकता है। सो अब वंस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ये सारे टिप्स और टेक्नोलॉजीज अगर आप यूज़ करते हैं तो चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए अपने फाइनेंस को स्मार्टली डील करना या मैनेज करना बड़ी आसानी से आ गया होगा। और होप सो जब अगर आपके क्वेश्चन आंसर कोई होंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा कि हाउ टू मैनेज योर फंड्स स्मार्टली। इसके लिए आपको सिर्फ अपने दिमाग को यूज़ करना है, अपना माइंड यूज़ करना है, बजट प्रिपेयर करना है, आपका रिटर्न जो है वो अच्छा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होगा तो आपके आरओआई जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और आपको लास्टली बैड हैबिट्स को हमेशा ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें न कीजिए। और मैं कंक्लूड करूँगा इस सेशन को जस्ट ये कह के कि आप एक मेरी बात मान के आप देखो कि या तो आप अपनी इच्छाएं बिल्कुल कम कर लो, और या तो अपनी इनकम बढ़ा लो। अगर इच्छाएं नहीं कम कर सकते तो इच्छाओं को कम मत करो, आप एडिडास के जूते ही पहनो, आप एप्पल के नीचे फ़ोन ही यूज़ मत करो। लेकिन अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो तो इनकम को बढ़ाओ, न कि इच्छाओं को कम करो। इच्छाएं कम होंगी तो दिल को तकलीफ होगी, और इनकम अगर बढ़ जाएगी तो आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो, खर्च भी कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। सो होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप अपने सजेशंस मुझे दोगे। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस सो आप मेरे से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ओनली वन थिंग आप ये ध्यान रखिएगा, ये सारे टिप्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जो आपको लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। और फाइनेंस कोई डरने वाली बात नहीं है, फाइनेंस के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है,
अपने फंड को मैनेज करना वो आपको इफेक्टिवली आना चाहिए। और ये छोटे छोटे टिप्स थे जिसे आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका फंड स्मार्टली मैनेज हो जाएगा और उसके लिए कोई ट्रेनिंग या कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। आप ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लेके अपने पॉइंट्स को, अपने फाइनेंस को स्मार्टली डील कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बिजनेस पाठशाला सीमेंट एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। एक स्वतंत्र शोध कहता है कि भारत दुनिया भर में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सीमेंट उद्योग 1982 में इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और इसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया। तो अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीमेंट एंड एलाइड प्रोडक्ट से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा तो कमाएंगे ही और साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान भी दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है क्ले ब्रिक्स। हजारों सालों से घर बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों यानी क्ले ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्ले ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए इफेक्टिव प्लान की आवश्यकता होती है। मिट्टी की ईंटें मिट्टी या शेल के कच्चे माल को सुखाकर और जलाकर बनाई जाती है, जिससे एक निसादित झरझरा संरचना बनती है। क्ले ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक लाभदायक व्यवसाय है। अगर आप इस बिजनेस को 1 लाख ब्रिक्स पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 3 एकड़ एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें आप 60 से 65 लोगों की टीम के साथ पूरे प्लांट को रन कर सकते हैं। और मशीन्स और पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है ग्रेनाइट प्रोसेसिंग। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रॉ स्टोन उत्पादक है। अन्य पत्थरों की तुलना में ग्रेनाइट बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं और उनकी वाटर रेजिस्टेंस गुणवत्ता उन्हें किसी भी स्थान के रूप को बढ़ाने के लिए घर के अंदर या बाहर उपयोग करने के लिए एक आदर्श पत्थर बनाती है। इसकी स्टेन रेजिस्टेंस गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे कि फर्श, किचन स्लैब, टाइल्स, मिक्सिंग यूटेंसिल्स आदि। इसका रख रखाव आसान है और यह भारत में सबसे अधिक मांग वाले उत्पादों में से एक है। अगर आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू कर आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इनिशियल स्टेज में आपको लगभग 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 8 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। एरिया की बात करें तो आपको लगभग 9 से 10 एकड़ एरिया की जरूरत होगी और पूरे प्लांट को आप 100 से 125 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। मशीन्स और पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको 500 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 15 से 20 वर्कर्स, 1 एकड़ एरिया के साथ 50 से 70 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है स्टोन क्रशिंग। स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री देश का एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो विभिन्न आकारों के क्रश स्टोन के उत्पादन में लगा हुआ है। आवश्यकता के आधार पर जो विभिन्न निर्माण गतिविधियों जैसे रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड कैनल्स आदि के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है।
गुणवत्ता वाले स्टोन चिप्स की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्टोन क्रशर प्लांट नए उद्यमियों के लिए एक लाभदायक उद्यम है। अगर आप इस बिजनेस को 250 से 260 टन पर आवर कैपेसिटी वाले प्लांट के साथ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें 1.5 करोड़ मशीन कॉस्ट होगी और 50 लाख वर्किंग कैपिटल। वहीं इस बिजनेस से आप 20 से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मशीन्स के साथ इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको 250 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी का इस्तेमाल आज के समय में लगभग हर दूसरे घर में किया जा रहा है। आपको इस बात का तो पता ही होगा कि इसका इस्तेमाल दीवारों को चिकनी करने के लिए किया जाता है, जिससे आप चाहें तो इसे करने के बाद अपने घर, दुकान, ऑफिस, स्टोर आदि की दीवारों के ऊपर पेंट ना करें तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो वॉल पुट्टी करने के बाद उस पर आप जो पेंट करेंगे वो खराब नहीं होगा और ज्यादा चमक के साथ दिखेगा। वॉल पुट्टी की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि देश में काफी निर्माण कार्य चल रहा है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में इच्छुक हैं तो यकीन मानिए आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू कर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्सचर में 12 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप इस बिजनेस से 7 से 10% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एरिया एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बता दें कि इस बिजनेस के लिए आपको इनिशियल लेवल पर 28 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए आपको 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें प्रोडक्शन एरिया 3000 स्क्वायर फीट, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया 3000 स्क्वायर फीट, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया 1000 स्क्वायर फीट, फिनिश्ड गुड एरिया 3000 स्क्वायर फीट आदि शामिल है। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।